जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों हम फिर आज 6 फरवरी है और इसका एक डेली डोज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए लाभान्वित होंगे, लाभकारी होंगे और ऐसे क्वेश्चनों का चयन किया गया है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ों, कई तरीके की चीज़ों को, कई साइटों को, कई मैगजीन्स को देख करके, कई न्यूज़पेपर को देख करके तब ये एक दिन का जो कंटेंट आता है, इसमें थोड़ा-सा मेहनत भी लगती है, थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन ये है कि कोशिश पूरी है कि आपको आपके पास तक बेहतर चीज़ पहुँच सके। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना व्यय करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं कि स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 6 फरवरी का मैंने आपको बार-बार कहा है दोस्तों कि हम इसके साथ-साथ में क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन के अंदर आते हैं, उन पर भी बात करते हैं। किन-किन फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपीएससी की क्या स्थिति है, बाकी वनडे एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और बाकी ये जाएगी तो यूपी कमीशन से जो से रिलेटेड, यूपी कमीशन हुआ, यूपी ट्रिपल एसएससी हुआ या बाकी अदर यूके पीसीएस हुआ, इनमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं अभी हाल ही में अंडर 19 विश्व कप हुआ है। तो अंडर 19 विश्व कप होता क्या है दोस्तों कि क्रिकेट हमेशा भारत देश के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल रहा है। जब इंपॉर्टेंट खेल रहता है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है। तो दोस्तों अंडर 19 विश्व कप अभी फाइनल मैच हुआ है भारत और इंग्लैंड के बीच। ये मैच दोस्तों हुआ है बुल्गारिया में हुआ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये एंटीगुआ में हुआ है, वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ में एंटीगुआ में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो भारत ने इंग्लैंड को हरा करके विश्व कप जीत लिया है दोस्तों, और ये पांचवी बार है। ये पांचवी बार है जब विश्व कप भारत ने जीता है। अंडर 19 विश्व कप की बात हो रही है दोस्तों, अंडर 19 विश्व कप की बात हो रही है। पांचवी बार भारत ने जीत लिया है इसको। एंटीगुआ में हुआ है, भारत और इंग्लैंड के बीच में। उप विजेता किसको बोलेंगे तो इंग्लैंड को बोलेंगे दोस्तों। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ सब इंपॉर्टेंट। इसके कप्तान है यश धुल, कप्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के जो कप्तान है यश धुल। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि विजेता कौन है, कौन सी बार जीता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। किसको हरा के जीता है और ये फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था। ये चारों आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब विश्व कप से रिलेटेड इससे लगभग क्वेश्चन आपके हो गए, क्योंकि ये अंडर 19 विश्व कप है इसलिए इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये विश्व कप सीनियर विश्व कप होता तो उसमें हमको बाकी सारी चीज़ों, कितनी टीमों ने भाग लिया, कैसे करके, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज क्या है, किसने ज़्यादा रन बनाए, हम सबको कवर करते। बट ये है कि अंडर 19 विश्व कप है ये, इसलिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों, वो करंट का क्वेश्चन समझिए या ना समझिए, बट ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आता है, इसलिए बार बार एक तरीके से रिवीजन के दृष्टिकोण से भी ठीक है। और मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जार्जीवा हैं दोस्तों। क्रिस्टलिना जार्जीवा हैं, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये दोस्तों इससे पहले जितनी बार भी ये क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन बनता है कि कौन है और ये रहने वाली कहाँ की हैं। तो ये दोस्तों बुल्गारिया की हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये क्या है, प्रबंध निदेशक हैं। इनका नाम क्या है, क्रिस्टलिना जार्जीवा, और ये बुल्गारिया के हैं। तो दोस्तों मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बुल्गारिया जो कि यूरोपियन कंट्री का एक देश है, यूरोपियन कंट्री में है, उसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस जगह पे है। थोड़ा सा कोशिश मेरी रहेगी दोस्तों कि मैं आपको उस चीज़ को दिखा सकूँ। तो दोस्तों ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं बुल्गारिया, तो ये रहा दोस्तों बुल्गारिया, और इसकी राजधानी कैपिटल सोफिया है दोस्तों, सोफिया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ताकि जो हमारे पास संसाधन है उससे ही। अब ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा कि ब्लैक सी से टच करता है कि नहीं बुल्गारिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्लैक सी से टच नहीं करता या टच करता है? ये दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जो मैप से क्वेश्चन। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ब्लैक सी, काला सागर, और इससे सीधे सीधे आप देखिए बुल्गारिया की जो ये पूर्वी तट है ये यहाँ से लग रहा है। तो यहीं से रोमानिया देखिए, रोमानिया का भी तट लग रहा है दोस्तों। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। और कि अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो एक क्वेश्चन और बनेगा कि मैं अगर ये दिखा पा रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये देखिए मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर ये रहा दोस्तों। ठीक, इससे क्या बुल्गारिया की सीमा लग रही है? तो नहीं, इससे बुल्गारिया की सीमा नहीं लग रही है। तो अगर ये क्वेश्चन बोलोगे भूमध्य सागर से जो है क्या टच करता है कि नहीं करता, तो नहीं करता है। लेकिन काला सागर से, ब्लैक सी से बुल्गारिया जो है टच करता है।
तो ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चंस आपको हम बताते रहेंगे जैसे जैसे आएंगे। अभी हमारा ध्येय ये है कि हम आप जाने क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि जो संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं उसी संसाधन के थ्रू हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे करके चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं दोस्तों कि भीमसेन जोशी का नाम आपने सुना होगा। ये नेक्स्ट नया क्वेश्चन है। भीमसेन जोशी का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत बड़े शास्त्रीय संगीत गायन के पुरोधा थे। इनकी 100वीं जयंती दोस्तों अभी मनाई गई है, मतलब इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कब मनाई गई? तो 5 फरवरी 2022 को अभी इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। और इनको दोस्तों 2008 में भारत रत्न दिया गया था। जो कि 100वीं जयंती मनाई गई है अभी 5 फरवरी को, इनको 2008 में भारत रत्न से नवाजा गया था दोस्तों। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि ये किस घराने से बिलोंग करते थे? तो ये दोस्तों इनका किराना घराना कहा जाता है। किराना घराना से बिलोंग करते थे। ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। किराना घराना क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में एक जगह है कैराना, जो अभी आप खासतौर से बहुत सारा चुनाव के मामले में आप इसको लगातार मीडिया में सुन रहे होंगे। कैराना ही का ही किराना घराना नाम है। किराना नाम, पुराना नाम किराना है, ये जो कैराना हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी घराने से बिलोंग करते थे। इन लोगों का एक अपना एक घराना होता था जहाँ से ये शास्त्रीय संगीत गायन का एक एक सिस्टम बना के चलते थे। इसी घराने से बिलोंग करते हैं भीमसेन जोशी भी दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। एक बुक ले लेते हैं। बुक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। चूंकि नीरज चोपड़ा इन्होंने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये लगातार फेमस हैं और काफ़ी चर्चा में है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में हमारे कंपटीशन के लिए। तो नवदीप सिंह गिल ने, ये जो खेल पत्रकार हैं एक तरीके से, इन्होंने एक छोटी छोटी स्टोरी लिखी है इनके ऊपर। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक छोटी सी स्टोरी है, तो ये याद रखने की जरूरत है आपको। ऐसे ही एक और बुक है दोस्तों, बैचलर डैड। बैचलर डैड एक बुक है जो तुषार कपूर की। तुषार कपूर देखिए दोस्तों, बुक के लिए मैंने जो पिछली बार आपका वीडियो बना के दिया था आपको, कि मैंने इसमें बताया था कि किताबें पूछी कैसे जाती है। कुछ किताबें उनके प्रसिद्ध राइटर होने की वजह से पूछी जाती हैं, और कुछ किताबें ऐसी पूछी जाती हैं जिनका कॉन्सेप्ट है जो आजकल चर्चा में बना हुआ है। तो उसके राइटर अगर कोई ऐसे भी होंगे तो भी वो पूछ ली जाएगी, अगर वो किसी ज्वलंत मुद्दे पे किसी करंट के मामले में है तो ऐसे लेंगे। तो बैचलर डैड, एक तुषार कपूर को आप जानते हैं, ये प्रसिद्ध जो एक्टर हैं जितेंद्र, उनके लड़के हैं और ये खुद एक्टर हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। एक है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी दोस्तों ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये रामानुजाचार्य जी की 216 मीटर ऊंची, दो सॉरी माफ कीजिएगा 216 फीट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है हैदराबाद के अंदर। अब दोस्तों क्वेश्चन आपने देखा कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, अब इससे पहले था स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपका जो है वल्लभ भाई पटेल की एक यूनिट एक है प्रतिमा है, जिसको गुजरात में जो है स्थापित किया गया था, और ये इनका हैदराबाद में स्थापित किया गया। तो चूंकि वो थोड़ा सा पुराना हो गया, इंपॉर्टेंट वो भी है, बट ये है कि चूंकि ये लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट की प्रतिमा है और ये हैदराबाद में स्थापित की। अब दोस्तों प्रतिमा किसकी? रामानुजाचार्य जी की है। अब ये रामानुजाचार्य कौन थे? जब आप ये जान रहे हो तो ये जानना भी जरूरी है कि रामानुजाचार्य था। दोस्तों रामानुजाचार्य जी ये 11वीं सदी के जो वैष्णव संत थे, 11वीं सदी के वैष्णव संत थे, और इनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में 1017 में हुआ था। 1017 में इनका तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये वैष्णव संत थे। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है समानता और सामाजिक न्याय पर दिया है। मतलब इन्होंने जो भी कुछ किया वो समानता और सामाजिक न्याय के लिए किया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि रामानुजाचार्य के लिए एक क्वेश्चन इस तरीके से भी थोड़ा घुमा के बनाया जा सकता है, जो अच्छे कंपटीशन में जो है कि आपको बड़े कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि लिख देगा कि रामानुजाचार्य एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें लिख देगा रामानुजाचार्य जो है वो शैव संत को मानने वाले थे, यानी कि शैव संत थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। फिर तीसरा दे देगा कि ये 11वीं शताब्दी के संत थे। ऐसे करके 3 स्टेटमेंट बनाएगा, उसमें से ये देगा कि एक सही है, दोनों सही है, तीनों सही है, या एक दो सही है ऐसे। तो इसमें क्या होगा? 2 और 3 सही है। क्यों? क्योंकि ये शैव संत के नहीं, वैष्णव संत के मानने वाले थे।
इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग यानी क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं आप। तो इसीलिए मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, लगभग यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाना है अगर क्वेश्चन वो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछता है तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। एक भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया बॉर्डर हाट बनाया गया। बॉर्डर हाट क्या है दोस्तों? हाट मतलब ये है कि जो छोटी हाट लगती हैं, मतलब जो दुकानें लगती हैं छोटी लोकल स्तर की। तो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ऐसी ही हाट बनाया गया है, एक नया हाट खोला गया है जिससे भारत और बांग्लादेश जो बॉर्डर के लोग हैं जिन उन जगहों पर जहाँ पर समन्वय है, अच्छा किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर पे कोई किसी तरीके का खिंचाव नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर वो दोनों लोग ही एक दूसरे के सामानों को यूज कर सकें और उसका वो कर सकें जो लोकल स्तर पे है। तो ऐसा ही हाट जो है त्रिपुरा के कमालपुर में स्थापित किया गया जल्दी ही। ठीक है दोस्तों, तो नया बॉर्डर हाट कहाँ पे? ये त्रिपुरा के कमालपुर में अभी नया खोला गया है। ऐसे करके आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी जनवरी 2022 में दोस्तों एक डेटा आया है बेरोजगारी के ऊपर। बेरोजगारी इस समय बहुत चरम पर है दोस्तों, आप सब लोग प्रभावित हैं। आप सभी लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो वैकेंसीज़ आ रही हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं किसी कारणवश। अलग तरीके के उसमें जो है धांधली का भी आरोप लग रहा है, और अभी जो आपने देखा एनटीपीसी हुआ हो या चाहे जो भी टेट का एग्ज़ाम हुआ, उन सब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देखने को मिल रही हैं। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है इसमें। तो बेरोज़गारी के अंदर दोस्तों एक डाटा आया है, उस डाटा में ये बताया गया है कि सबसे कम बेरोज़गारी दर कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर है। तो सबसे कम बेरोज़गारी कहाँ पे है? तेलंगाना में। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की बात नहीं की गई है। इसके विषय में अब क्या बताया जाए आपको कि सरकार का जो भी गवर्नमेंट है हमारी, उसका क्या डेटा है, उसने क्यों नहीं दिया? उसको जब ये दिया है उसने कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी कम बेरोज़गारी कहाँ है, तो उसको ये भी देना चाहिए था कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी कहाँ है। लेकिन ये है कि इन मुद्दों पे हम नहीं फँसेंगे, हम आपको वो चीज़ें बताते जाएँगे जो हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप कहीं रोज़गार पर रखें तो और आपको अच्छी सर्विस मिल सके और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल सके, हम इस पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का नाम आपने सुना होगा, तैयारी करते हुए अक्सर बोल देते हैं लोग कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ लो, बहुत अच्छी किताबें होती हैं। तो एनसीईआरटी के नए निर्देशक नियुक्त हुए हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी नाम है इनका। नए निर्देशक नियुक्त हुए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ये क्वेश्चन, इनके निर्देशक तो इम्पॉर्टेंट है जितना है वो, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है कि इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीईआरटी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये पीसीएस स्तर के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, पीसीएस में भी पूछा गया है। क्या नाम है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये नाम है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना दोस्तों 1961 में नहीं 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग हमने क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन जितने थे वो ले लिए हैं दोस्तों। उम्मीद है 10-12 क्वेश्चन हमारे आ गए होंगे इसमें, और कोशिश यही रही है दोस्तों कि क्वेश्चन जो आए हैं वो एक तरीके से वो क्वेश्चन हो जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इनमें क्वेश्चनों में आपको 100% अपने आपके एग्जामिनेशन के अंदर, आपके परीक्षा प्रश्न के अंदर आपको ये चीज़ इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, और आने वाली परीक्षाओं में 100% मिलेंगे। इसलिए दोस्तों इसको बार बार पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, और आप हमारे हौसले को थोड़ा बढ़ाइए ताकि हम और बेहतर मेहनत कर सकें और अच्छे अच्छे आपको टॉपिक पर चीज़ें ला सकें। अब दोस्तों चुनाव का माहौल है, मैं इसी पर सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा वीडियो आपको चुनावी बॉन्ड जो एक योजना है उसके ऊपर लाऊंगा। मुश्किल से 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा का बिल्कुल वो वीडियो, और चुनाव बॉन्ड जो कि जिसमें आपको चुनाव बॉन्ड लगभग लगभग पूरी तरीके से कवर कर लेगा, वहाँ से गया हुआ क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, नमस्कार।